हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट के उसी कड़ी में आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए, जिससे हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें बेहतर तरीके से, शानदार रहे। अभी तक आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। आप सभी लोग बढ़ चढ़कर कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप सभी के आंसर भी सही आ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है देख के। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे इस बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो सभी लोग जुड़ जाइए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, और एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि जब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा तो आपको शेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो अक्ष भी है, नयन भी है, दृग भी है, दृगंबु, ये आपका गड़बड़ आंसर है। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन भी आँख का ही पर्यायवाची है, दूसरा भी आँख का ही पर्यायवाची है, तीसरा भी आँख का ही पर्यायवाची है, चक्षु, लोचन, नयन सब आँख के ही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी ये आँख का पर्यायवाची नहीं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अब मुद्दा आता है कि नयन में कौन सी संधि है? ये जो नयन लिखा है ना, तो संधि विच्छेद करेंगे ने धन अन, और क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। संधि का नाम पूछेगा प्यारे बच्चों, तो क्या बताएंगे हम लोग? अयादि संधि बताएंगे। क्या बताएंगे? अयादि संधि बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई है तो हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी क्लास का है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। बताना है कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पवन और समीर। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है प्यारे बच्चों। सभी का आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे बच्चों लोग देखेंगे कि जो अनल है ना, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनिल, पवन, समीर, ये जो अनल है ना, ये जो आपका है, ये आपका आग का पर्यायवाची है। किसका है? आग का पर्यायवाची। अग्नि, हुताशन, पावक, वैष्णवर सब किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरि और अद्रि। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल भी है, गिर भी है, अद्र भी है। तो प्यारे बच्चों है कौन सा नहीं, आपको ये बताना है। अचला जो है प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो बात समझ में आ गई, ये आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 यानी लेटेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला लेके हम लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1991 आज़ादी के पहले के प्रश्न है, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, जिन शब्दों के अंत में दा आता है वो बादल का पर्यायवाची होता है। तोयज, घन और अभ्र। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों, घन भी है, अभ्र भी है, जलद भी है। तो ऑप्शन नंबर बी को प्यारे बच्चों टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब सभी प्यारे बच्चों इसको आप बताइएगा कमेंट करके कि तोयज आखिर किसका पर्यायवाची है। नहीं आएगा तो आप बुक से ढूंढ के कैसे भी करके जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा कि तोयज किसका पर्यायवाची है। यही सब तो आपको होमवर्क दे रहे हैं सीखने के लिए।
चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, ये भी कनिष्ठ सहायक 2020 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आज की क्लास का, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। तो सभी प्यारे बच्चों कमल के पर्यायवाची शब्दों में अंत में जा आता है, तो नीरज भी है, अरविंद भी है, उत्पल भी है। तो क्या नहीं है प्यारे बच्चों? कमल का पर्यायवाची वारिद नहीं है। वारिद है क्यों नहीं? वारिद जो प्यारे बच्चों ये बादल का पर्यायवाची है। किसका है? बादल का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही मेरी? क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी बच्चे ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सभी जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे कि सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। दिनकर भी सूर्य का ही पर्यायवाची है, दिवाकर भी सूर्य का ही पर्यायवाची है, प्रभाकर भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या प्यारे बच्चों? ये जो आपका बचा हुआ है हिमकर, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बारीकियों को सीखिएगा ध्यान से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित भी बिजली का ही है, चंचला भी बिजली का है, सौदामिनी भी किसका है? बिजली का ही है प्यारे बच्चों। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी गड़बड़ है, चंचरी। चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि चंचरी किसका पर्यायवाची है। आज की क्लास में हम आपको बहुत ही टास्क देंगे, बहुत ही होमवर्क देंगे, और आप जितने बच्चे पढ़ने वाले मेहनत से पढ़ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे। कैसे भी पता करके आप गूगल से, किताब से, मोबाइल से, खुद से कैसे भी पता करके आपको इन सवालों के जवाब देने कि चंचरी का पर्यायवाची कौन है। बात है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे बच्चों कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। कनिष्ठ सहायक 2020 की परीक्षा में ये भी पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताओ आप। नम का पर्यायवाची प्यारे बच्चों गीला होता है। क्या होता है? गीला होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका यहां से है, कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है? शीत, भीत, भय, त्रास। तो प्यारे बच्चों इसमें बताना है कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है। शीत, भीत, भय और त्रास। तो सभी प्यारे बच्चों देखो इसमें से कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है? भय और त्रास तो दिख रहा है, बाकी सभी लोग कमेंट में आंसर बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों भीत भी डर का होता है, शीत भी भय भी है, त्रास भी है। तो डर का पर्यायवाची शीत नहीं है, इसको हम सभी लोग प्यारे बच्चों गोला कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका देखो, ये भी परीक्षा में कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 के पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है?
कुशल का पर्यायवाची पूछा है प्यारे बच्चों, कौन सा नहीं है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो। दक्ष, अच्छ, निपुण और प्रवीण। तो सबको पता है कि प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अच्छ। क्या होगा? अच्छ कुशल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दक्ष भी है, निपुण भी है और प्रवीण भी है। और ये भी सवाल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 के पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास में, कौन सा शब्द पंछी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, पंथी और बिहग। तो सभी प्यारे बच्चों बता दो कौन सा पंछी का पर्यायवाची नहीं है? तो द्विज भी होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब दांत भी होता है, द्विज मतलब पंछी भी होता है, और खग भी होता है, बिहग भी होता है। तो बचा क्या? पंथी। ये आपका पंछी का पर्यायवाची नहीं है। बात समझ में आ रही है? कौन सा पंछी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका पंथी। बात समझ में आ गई? चलिए, ये पंछी जो आपका प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है, ये आपका क्या है? ये आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तद्भव क्या होगा? पंछी। ये क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका है, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा वर्ण आपका स्त्रीलिंग नहीं है प्यारे बच्चों? तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। छोटी ई, बड़ी ई, री और बड़ा ऊ। कौन सा आपका वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि छोटी ई, बड़ी ई, री और बड़ा ऊ कौन सा आपका वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। सभी लोग आंसर करिए। मैं देखता हूं कुछ बच्चे आंसर ही नहीं करते हैं, और तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी को प्यारे बच्चे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, बड़ा ऊ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो सभी प्यारे बच्चों यूपी पीसीएस प्री 19 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु होता है? का, ढा, छा, मा। देखो तालु में कौन कौन आते प्यारे बच्चों? इच यसा नाम तालु। इच यसा नाम तालु मतलब छोटी ई, बड़ी ई आएगा, पूरा चा वर्ग आएगा। चा छा, चा छा मतलब ये छा आ जाएगा। व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है तो छा। किसको लगाएंगे? छा को लगाएंगे प्यारे बच्चों। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा ना। कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? सबको पता है चा वर्ग आएगा, तो चा वर्ग में छा तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, लुंठित ध्वनि कौन सी है प्यारे बच्चों? सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कि लुंठित ध्वनियां कौन सी हैं। पहला अड़ा, दूसरा धा, तीसरा डा और चौथा रा। कौन सा लुंठित ध्वनि है? देखो ध्यान से, अंतस्थ होते हैं 4, या, वा, रा, ला। अंतस्थ होते हैं 4, या और वा क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अर्धस्वर होते हैं। रा प्रकंपित है और ये पार्श्विक है। तो लुंठित ध्वनियां कौन है? प्रकंपित या लुंठित आपका रा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। लुंठित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो रा है प्रकंपित या लुंठित, या और वह अर्धस्वर है, ला आपका पार्श्विक वर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, या किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है,
तो प्यारे बच्चों बताना है कि या किस प्रकार की ध्वनि है। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि या किस प्रकार की ध्वनि है। हमने आपको बताया था ना कि इच यशा नाम तालु, इच यशा नाम तालु, और आया कि नहीं आया। और प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर क्या टिक कर लेंगे, तालव्य। कहीं से किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। या किस प्रकार की ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है, वाह। तो आपको पता है कि आप पढ़ते ना वकार दंतोष्ट, वकार दंतोष्ट मतलब दंत और ओष्ठ से मिलके बना है, दंत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों दंतोष्ठ होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दंतोष्ठ। क्या होगा, दंतोष्ठ आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक एक प्रश्न पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है प्यारे बच्चों, कहीं से कोई गुंजाइश ना होने पाए गलती होने की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। चा वर्ग ध्वनियाँ किस संवर्ग में आती हैं, चा वर्ग। तो प्यारे बच्चों सभी कमेंट करके बता दो कि चा वर्ण की ध्वनियाँ, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। दंत में आती हैं कि वर्तस्य में आती हैं कि कंठ में आती हैं कि तालु में आती हैं। इचु यशा नाम तालु, तो इच यशा नाम चा वर्ग भी तो आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका तालव्य है। यूपीएसआई 2017 के पेपर में छपा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पेन कॉपी के साथ बैठना पड़ेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सभी को पेन कॉपी के साथ ही बैठना पड़ेगा। इसको मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा प्यारे बच्चों, चलो मिला रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे मिलेगा। दा पे जब आ चिपकेगा तो पूरा दा हो जाएगा। का और सा, तो सा पे आ चिपकेगा तो सा हो जाएगा। बन जाएगा आपका प्यारे बच्चों दक्ष। क्या बन जाएगा, दक्ष बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका प्यारे बच्चों सही है। यूपीएसआई 2017 के पेपर में प्यारे बच्चों छपा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 30, 20, 25, 35। 30, 20, 25 और 35। तो सबको पता है प्यारे बच्चों कि स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में होते हैं। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। 5 वर्ण एक वर्ग में आते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को सभी लोग। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। ऐसा विकल्प चयन करना है प्यारे बच्चों कि जिसमें सभी विकल्प में महाप्राण वर्ण दिए हों। कौन से वर्ण दिए हों, महाप्राण वर्ण दिए हों। और आप सबको पता है कि सभी महाप्राण वर्ण जो होते हैं वो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। कौन कौन, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अब देखो कौन कौन दूसरा चौथा आया हुआ है, कौन कौन से विकल्प में दूसरा और चौथा आया हुआ है। तीसरे में का खा मतलब दूसरा है, चा छा दूसरा है, टा ठा दूसरा है। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, खा छा ठा। कि चा पहला हो जाएगा, पा फा बाबा पांचवा आपका अल्पाण हो जाएगा और इसमें चा पहला हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको तीसरे विकल्प पे ही चयन करना है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो एकदम
शालीनता से वन रक्षक 18 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पे काम कर लीजिए, हिंदी की सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर पे काम कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? सभी प्यारे बच्चों कमेंट में आंसर दीजिए कि गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है अंग्रेजी, सी है पुर्तगाली, डी है जापानी। 4 विकल्प हो गए। यूपी पीसीएस परीक्षा 2020 यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया सवाल है। तो सभी बच्चों का कमेंट में आंसर बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल आंसर आ भी रहा आप लोग का। तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों वो है पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। गमला और आल्पिन प्यारे बच्चों ये पुर्तगाली का शब्द है। कहाँ का शब्द है? पुर्तगाली का शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों अंग्रेजी, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा डच, चौथा पुर्तगाली। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। यूपी पीसीएस 14 कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो प्यारे बच्चों सभी का बिल्कुल आंसर आ जाए तभी हम लोग कमेंट करेंगे। आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो प्यारे बच्चों आलमारी जो आपका है वो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक कर लेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, जितना सुन लोगे उतने फ़ायदा आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज शब्द है? प्यारे बच्चों यूपी टेट 2020 की परीक्षा में इसी साल पूछा है कि कौन सा शब्द देशज है। तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों धड़ाम, दूसरा है लाश, तीसरा है औरत और चौथा है पतलूम। चौथा क्या है? पतलूम। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट में आंसर आना चाहिए कौन सा शब्द देशज शब्द है। धड़ाम, लाश, औरत, पतलूम। तो एकदम सटीक आंसर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलती मत करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको आराम से आंसर देना, गलती ना होने पाए बस। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर है, मुझे लगता है कि सब लोगों ने आंसर दे दिया है, तो हम लोग इसको आंसर को वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे प्यारे बच्चों धड़ाम। कहते नहीं गाँव बच्चे कहते नहीं ओ मज़ा आया कि धड़ाम से गिर गए, ऐसे कहते नहीं है बहुत मज़ा आया धड़ाम से गिर गए। धड़ाम से कहते नहीं खचाखच ट्रेन भरी है। खचाखच में आपका देशज शब्द है। क्या देशज शब्द है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? संकर शब्द ऑप्शन ए है ग्रामीण भाषा का शब्द, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, चौथा है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि संकर शब्द किसे कहते हैं। यूपी टेट 14 की परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? संकर शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द का चयन करना प्यारे बच्चों, पील, चक्रपाणी, दूध वाला और नैन। तो योग रूढ़ की पहचान क्या होती है प्यारे बच्चों? पहली चीज़ तो देख लो यूपी टेट 2011 की परीक्षा में आ भी गया सवाल। दूसरा चीज़ देखो, जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, सभी योग रूढ़ की ही श्रेणी में आएंगे। और आपको पता है कि जो देखो दो शब्दों के मेल से बनेंगे लेकिन तीसरा अर्थ लेगा तो क्या कहलाएगा? वो योग रूढ़ की श्रेणी में आएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ देखेंगे चक्रपाणी,
चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रही है ना, तो ये आपका योग रूढ़ श्रेणी में आ जाएगा। किसमें आएगा? योग रूढ़ की श्रेणी में आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव है कि तत्सम है कि विदेशज है कि देशज है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है। तो बताएंगे तद्भव है कि तत्सम है कि विदेशज है कि देशज है। बिल्कुल गलती ना होने पाए, सभी लोग आंसर देंगे। चलिए सभी का आंसर आ रहा है और अभी बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। तो लालटेन शब्द किस वर्ग में आएगा? तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, तत्सम भी नहीं है, तो बचा क्या? देशज या विदेशज। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग टिक करेंगे, लालटेन शब्द विदेशज शब्द है। कहाँ का है? विदेशज शब्द है। बात मेरी समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है प्यारे बच्चों? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल कहीं से कोई संशय नहीं होना चाहिए कि काजू किस भाषा का शब्द है। सभी का बिल्कुल कमेंट में आंसर का इंतजार है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि काजू किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का, जापानी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का कि चीनी भाषा का? सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल जुड़ जाइए, एकदम मज़ा आने वाला है। अगर एक एक शब्द कानों में सुना रहेगा तो बिल्कुल पेपर में फंसेगा और आप गलती नहीं करोगे। पेपर में बिल्कुल गलती नहीं करोगे अगर एक बार पढ़ के जाओगे तो काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों। किसको टिक करेंगे? पुर्तगाली भाषा को टिक करेंगे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। पुर्तगाली भाषा को अमीन 2016 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर रटवा दूंगा, एकदम रटवा दूंगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका है, रेलगाड़ी शब्द कहां का है? देशज है, विदेशज है, संकर है कि तत्सम है? तो सभी प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, रेलगाड़ी शब्द कौन सा शब्द है, कहां का शब्द है? तो देखेंगे रेल धन गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इसका मतलब दो भाषाओं के मेल से बन गया प्यारे बच्चों। कितनी भाषाओं से? अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के मेल से बना है प्यारे बच्चों। तो जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनता है वह शब्द प्यारे बच्चों आपका कहलाता है संकर भाषा का शब्द। कहाँ का शब्द? संकर भाषा का शब्द। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दो सर सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? देशज, विदेशज, संकर, तत्सम। और इतना इंपॉर्टेंट शब्द है, वीडियो 2016 की परीक्षा में आया प्यारे बच्चों। देखो इसको जो तोड़ेंगे ना, छाया प्लस दार। छाया संस्कृत का शब्द है, दार आपका फारसी का शब्द है। ठीक है, तो छाया संस्कृत, दार आपका फारसी का शब्द है और दोनों मिलके दो भाषाओं के शब्द से बने हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको वेचक लगाना है। क्या आंसर आपको वेचक लगा देना प्यारे बच्चों कि संकर भाषा का शब्द है। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों? संकर भाषा के ही शब्द होते हैं और ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। लीची किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, चीनी, संस्कृत। तो बिल्कुल गड़बड़ी ना होने पाए, लीची किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? चाय पत्ती, चाउमीन, लीची, चाय सब चीनी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द प्यारे बच्चों? चीनी भाषा का शब्द है। किसी से कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए तो किसको टिक करेंगे?
ऑप्शन नंबर सी को प्यारे बच्चों टिक करेंगे। लीची आपका किस भाषा का शब्द है? तो कह देंगे प्यारे बच्चों कि चीनी भाषा का शब्द है। बात मेरी समझ में आ गई। और इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि यूपीएसआई 17 में भी पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें प्रीवियस ईयर, ये सब जो रटने वाले टॉपिक है ना, ये प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड है। जितने रट्टा मारने वाले टॉपिक हैं, अगर आपने ढंग से प्रीवियस ईयर के सवालों को हल कर लिया तो आपके काम खत्म हो जाएंगे, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो, मैं जानता हूँ कि आप इतना मेहनत नहीं कर पाओगे कि प्रीवियस ईयर के सवालों को ढूंढो, उस पर आप चर्चा करो, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए मैं आपका ये काम आसान कर दे रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल से आपको एक एक हिंदी के प्रीवियस ईयर सवाल पे काम करवा दूंगा। आपकी सारी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगातार अगर बने रहेंगे मेरे साथ तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, वो नौकरी के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं बच्चों। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है आज की क्लास का। अगला प्रश्न है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है मेरे बच्चों? दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छा पूर्वक अतिथि सत्कार करना, दूसरों पर अपने विचार थोपना। एमपीएसआई मतलब मध्य प्रदेश एसआई की परीक्षा में 2016 में पूछा गया सवाल है। तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट में बिल्कुल आंसर आना चाहिए, कहीं से कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से पढ़ के चारों विकल्पों को तब आंसर करिए। तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट में आंसर बिल्कुल आना चाहिए, कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो इसमें देखो, दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना कहीं से सही नहीं लग रहा है। जैसे कहते हैं नहीं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तुम मानो या ना मानो, मतलब हम आपके परिचय के हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती गले पड़ना क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर हम लोग क्लिक करेंगे, जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जान के लाले पड़ना, जैसे जानते कभी लड़ाई जो होती है युद्ध मैदान में होता है, तो युद्ध में जानते जब भगदड़ मचती है ना, भगदड़, तो वहां पे जान के लाले पड़ जाते हैं। मतलब किसी तरह से जान बचा के भाग लो, किसी तरह से जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। यानी गंभीर संकट में होना, क्या होगा? गंभीर संकट में होना प्यारे बच्चों। जान के लाले पड़ना मतलब सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल स्वयं को संकट में डालना नहीं है, संकट टलना नहीं है, मुसीबत में गुजारा करना ये भी नहीं है। गंभीर संकट में होना, जब आप गंभीर संकट में होते हैं ना, तभी कहते हैं भैया जान बचाने के लाले पड़े थे, और तू कह रहे हो, जैसे मान लो कोई चीज़, मान लो लूटने वाला आ गया, कहे मैं लूट नहीं पायो तू, तो कहेंगे अरे यार भागत रहें, जान बचाओ तो लूटे कहा तू, कौन मेरे भाग पाए, जान का लाला पड़ा रहा वहाँ। तो ये कहते नहीं गंभीर संकट में होना। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। आँख का नीर ढल जाना, आँख का नीर ढल जाना प्यारे बच्चों, मरते समय आंसू बहाना, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित होना, निष्प्रभ होना। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे कि मरते समय आंसू बहाना नहीं होगा। आँख का नीर ढल जाना मतलब जिससे इज्जत पानी खत्म हो जाए, कौनो फर्के ना पड़े, कितनों बेइज्जती हुए, कुछ हुए, कौनो फर्के ना पड़े, तो इसका मतलब है निर्लज हो जाना प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्या होगा? निर्लज हो जाना। ठीक है, क्योंकि देखो कहते नहीं कि यार जिसके आँख का पानी मर गया, जिसके आँख का नीर ढल गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब क्या होने वाला उसके साथ, क्योंकि उसको बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न है, नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? अब जैसे नानी यहाँ जाओ, मामा यहाँ जाओ, और नानी से कहो कि नानी ननिहाल में ई रहा, हवाई जहाज रहा, घोड़ा उड़त रहीन, तो नानी के सामने ननिहाल की बातें करोगे, मतलब नानी के सामने तुम छोटे थे, पैदा हुए, बड़े हुए, और तुम उन्हीं से अब ज्ञान बांटना शुरू कर रहे हो। तो ऑप्शन प्यारे बच्चों, अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना,
अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करना। ठीक है, तो कहो जाओ नानी घरे कहो कि नानी हम मम्मी मारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बता दो किसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने, MPSI की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर है अधिक ज्ञान वाले के आगे, ये आपका अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, ये आपका राइट आंसर है। मतलब नानी ननिहाल की सारी बातें जानते हैं, उनके सामने आप ननिहाल की बातें कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों आपको लेके आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दर्जी की सुई कभी टाट में, कभी ताश में, कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों। दर्जी की सुई कभी टाट में तो कभी ताश में तो कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों। कोई दोष ना होना, खाली ना होना, कबाड़ी का काम करना और बेकार होना। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे बिल्कुल आपका कि क्या इसका आंसर होगा। MPSI 16 की परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है। तो दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों खाली ना होना, खाली ना होना, देखो जैसे दर्जी की सुई है ना, कभी ताश में कभी टाट में, मतलब कुछ ना कुछ सिलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि कभी खाली नहीं होते, खाली ना होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं। प्रिय वचन बोलना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों। प्रिय वचन बोलना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होगा। फूल कर कुप्पा होना, फावड़ा चलाना, फूल झड़ना और इनमें से कोई नहीं। MPSI 2016 की परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछा है। प्रिय वचन बोलना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरा दीजिए, तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। फूल कर कुप्पा होना कहते नहीं हो, फूल के गुब्बारा हो गयो, इतनी बार खुशी का हो गयो, फूल गुब्बारा हो गयो। फावड़ा चलाना, प्रिय वचन बोला कहता नहीं कि आपकी बातों से पुष्प की वर्षा हो रही है, फूल झड़ रहे हैं, इतने मधुर आपके आवाज निकल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, फूल झड़ना। क्या टिक करेंगे, फूल झड़ना। इसका जो प्रिय वचन बोलने का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका होगा क्या, फूल झड़ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला प्रश्न आपका है, तुरंत दान महाकल्याण। कहते नहीं है कि कोनो काम वादा मत करिए, तुरंत दान महाकल्याण। दान करने में विलंब ना करें, दान के लिए विचार विमर्श ना करें, दान के लिए अपनी आय ना देखें, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं, आपको चारों विकल्पों पे बहुत ही शालीनता से मंथन करना है और तब आपको आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी विकल्पों पे चर्चा कर लीजिए फिर आंसर दीजिए। तुरंत दान महाकल्याण का मतलब प्यारे बच्चों, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तुरंत दान महाकल्याण का मतलब प्यारे बच्चों, जो काम करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। MPSI 2016 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है प्यारे बच्चों। कोयले की दलाली में मुंह काला, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही पिसता है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, बुरी संगत में कलंक लगता है और बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही करते हैं। और ये भी सवाल प्यारे बच्चों MPSI 2016 की परीक्षा में आया हुआ है। तो सभी लोगों का कमेंट बिल्कुल आना चाहिए, सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बिल्कुल आना चाहिए। चलिए सभी का कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ी ना होने पाए। बहुत ही शानदार मुहावरा है ये, लोकोक्ति बहुत ही शानदार है ये। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं और राइट आंसर भी क्लिक कर रहे हैं।
बुरी संगति में कलंक लगता है। क्या लगता है? बुरी संगति में कलंक लगता है। मतलब अगर आप चोर के साथ रहोगे तो आप भी चोर माने जाओगे, नशेड़ी के साथ रहोगे नशेड़ी माने जाओगे, जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआरी माने जाओगे, भले आप नहीं खेल रहे हो, भले आप चोरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए कि द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना और इनमें से कोई नहीं। तो आप सबने देखा था कि द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण की दैवीय शक्ति की वजह से वो चीर कभी ख़त्म ही नहीं होती, वस्त्र कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो कभी समाप्त ना होना प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? महाभारत के युद्ध में आपने देखा था कि दुशासन साड़ी को खींचते खींचते थक गया था, लेकिन द्रौपदी के चीर कभी खत्म ही नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तब से एक लोकोक्ति बन गई, मुहावरा बन गया कि द्रौपदी का चीर होना मतलब कभी ना समाप्त होना। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मेरा बेटा आशीष मेरी आँख का तारा है। मेरा बेटा आशीष मेरी आँख का तारा है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय और बहुत समझदार। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरा बेटा मेरी आँख का तारा है, तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आँख का तारा होना मतलब प्यारे बच्चों बिल्कुल मुहावरे का अर्थ आप लोग बताएंगे और उम्मीद करते हैं सही ही बताएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी हमारी आँख के तारे हो। जितने प्रिय विद्यार्थी मुझसे जुड़ के पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, सभी प्यारे बच्चे हमारे आँख के तारे हैं। ठीक है, तो आँख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत प्रिय होना, एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे प्रिय हो। ठीक है, एकदम मेरे बहुत ही अच्छे शिष्य हो, बहुत ही शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हो और इसकी सफलता जरूर एक दिन आपको मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, माधुर गुण का प्रयोग किस रस में होता है प्यारे बच्चों? अगले प्रश्न की बात करते हैं, माधुर गुण प्रायः किस रस में होता है? तो सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और उपयुक्त सभी। तो सभी लोगों को कमेंट में बिल्कुल आंसर आना चाहिए। चलिए तो प्यारे बच्चों जो ये आपका माधुर गुण है ये आपका श्रृंगार रस में भी देखने को मिलेगा, करुण रस में भी देखने को मिलेगा, शांत रस में भी देखने को मिलेगा। तो किस ऑप्शन को टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। उपयुक्त सभी को हम लोग टिक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? उपयुक्त सभी को प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? कितनी बार मुहि दूध पियत भई, या अजहू है छोटी, तू जो कहत बल्कि वेनी ज्यों है, लांबी मोटी, काढ़त गुहत छावत ओछत नागिन सी भुई लोटी। क्या कर रहे हैं कि बालक अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मैं दूध पीऊंगा फिर भी आज ये छोटी ही है, इतनी बार मैं दूध पी लिया फिर भी ये छोटी है। तू जो कहत बल्कि वेनी, वेनी मतलब चोटी, सांप की चोटी। ठीक है, और बेनी मतलब ठीक है कहे का बेनी, एक बेनी प्रसाद कवि थे और एक बेनी मतलब क्या होता है? सांप की चोटी। तो लांबी मोटी, कहत गुहत छावत ओछत, कह रहे कि कब वो मतलब उसको गुछाऊंगा, कढ़ाऊंगा, नहावत ओछत नागिन से, कब वो नागिन से वहीं पर लेटेगी वो चोटी आपकी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आप टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, दूसरा वात्सल रस, वियोग श्रृंगार और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? माँ की ममता देखने को मिल रही है, बालक के प्रति माँ की ममता। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई,
कह रहे कितनी बार मैं दूध पी रहा हूँ, फिर भी ये छोटी की छोटी है चुटिया, चुटिया तो बड़ी नहीं रही है। तो यहाँ पे माँ की ममता एक अपने बालक के साथ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। जब माँ की ममता दिखाई जाती है पंक्तियों में प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। बात समझ में आ रही? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में किस रस का, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? नभ में झटपट बाज लख, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इस पंक्ति में प्यारे बच्चों कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, वात्सल रस, भयानक रस। देखो नभ में झटपट बाज, अब नभ में कौन है? बाज झपटने के लिए कौन है? बाज। तो प्यारे बच्चों जब ऐसे दृश्य को देखने को पाओगे ना, तो भयानक रस होगा। क्या होगा? भयानक रस होगा प्यारे बच्चों। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। कौन सा रस? भयानक रस देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे भय की अवस्था होती है वहाँ पे कौन सा रस होता है प्यारे बच्चों? भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है प्यारे बच्चों? तो कह देंगे भयानक रस है। बात समझ में आ रही है? एकदम शानदार तरीके से आपको सीखना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग एक बार फिर से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब पे स्टेटस जरूर लगाइए। मैं सबके स्टेटस चेक करता हूँ, देखता हूँ ना कि कितने आप जागरूक हैं इस चीज़ को लेके। तो जब आप जुड़ेंगे ना हमारे साथ, तो फिर ये कारवा बढ़ता जाएगा, और ये कारवा आप ही लोग बढ़ाएंगे, तब तो मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते प्यारे बच्चों। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस कहा है? आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? तो प्यारे बच्चों करुण रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस और हास रस। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सभी का शालीनता से कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, गड़बड़ी बिल्कुल ना होने पाए। ठीक है, तो बता दो सब लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वो आपका होगा हास्य रस। हास रस को आचार्य भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस कहा। देखो जीवन में हंसी रहेगी ना तभी तो सुख रहेगा, सुख में तो आदमी हंसता है। तो सुखात्मक रस मतलब सुख का रस कौन का माना गया? हास रस माना गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं। बिल्कुल आपको कहीं से गड़बड़ी ना होने पाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब प्रश्नों पे आप बहुत अच्छे से काम करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता है? वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल गड़बड़ी ना होने पाए। ओज, माधुर्य, प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों वीर रस में आपको ओज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओज गुण देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल आप गलती मत करिएगा, वीर रस में आपको ओज देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ओज मतलब कविता में प्रकाश, चमक आएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहां से है प्यारे बच्चों आपका, देखो ये तो आपका वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता है, तो आपने देख लिया ओज। अगला है श्रृंगार रस के कितने भेद हैं प्यारे बच्चों? तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? सबको पता है प्यारे बच्चों कि श्रृंगार रस के दो ही भेद हैं। कौन कौन? पहला है, दो भेद हैं। कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के प्यारे बच्चों दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक प्यारे बच्चों भरत मुनि है कि भानुदत्त है कि विश्वनाथ है कि भामा है? तो कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों। रस संप्रदाय के जो जनक हैं वो आपको पता है कि वो कौन है? आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन किया है। किसमें किया है? रस का विवेचन किया है। तो भरत मुनि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? रसाचार्यों के अनुसार प्यारे बच्चों स्थायी भाव की संख्या कितनी है? जब तक किसी का नाम देके नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों तो हम लोग 9 रस ही कहेंगे, और 9 रस मतलब 9 स्थायी भाव। कितने स्थायी भाव? 9 स्थायी भाव। रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भाव की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होने वाली है? 9 होने वाली है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। फिर से सुनिएगा, मैं महावीर हूँ, कहेंगे मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों शुरुआत में इतना भावकाल दिखाया कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कहेंगे क्या? कागज को मोड़ सकता हूँ। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वीर रस तो कहीं नहीं है, शांत रस, हास्य रस। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा इसमें हास्य रस। लास्ट में आपको हंसी उत्पन्न हो जाएगी, तो कहेंगे इतना बड़ा भौकाल बातें कर रहा है, कागज को मरोड़ सकता हूं। तो प्यारे बच्चों हंसी आएगी सुन के ना, हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इतने ही प्रश्नों पे काम करेंगे। अगली क्लास में इसी तरह के फिर बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और जितने बच्चे लास्ट तक सेशन में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमसे इतना लगाव है, इतना जुड़ रहे हैं, आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है। देखो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मज़ा आएगी मुझे काम करने में, एनर्जी उतनी ज़्यादा मुझे मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग जब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब मिलेगा? ठीक है, तो आप सभी लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिए, और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप लाइक जरूर कर लिया करिए। ठीक है, लाइक जरूर करिए आप लोग वीडियो को, और उसके बाद शेयर तो बिल्कुल करेंगे आप लोग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जरूर करिए। अब आप कब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे? अब जरूर करिए आप। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।